सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी टेट के लिए स्पेशल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हिंदी की संपूर्ण मैराथन, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक। संधि होगा, विलोम होंगे, पर्यायवाची होंगे, लिंग होंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होंगे। तो मतलब यहाँ पर कहेंगे हम कि आज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो हर बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, उसे हम देखने वाले हैं। और साथ में यह भी हम दिखाएंगे कि हम आपको आगे किस प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली बार अगर आप हमारे साथ जुड़े हों, अभी तक आपने प्रीवियस ईयर देखा, अब हम आपको बीच बीच में अलग अलग क्लासेज प्रोवाइड करते रहेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर की श्रृंखला भी बीच बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए क्लास की देखिए, यही पूरी रणनीति है कि आपको एक क्लास से सारे सिलेबस को कवर कराया जाए। जैसे संधि से बनने वाले प्रश्न होंगे टॉपिक वाइज, हर टॉपिक से आपको 4 से 5 प्रश्न आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को मिस मत करिएगा। देखिए संधि से इतने प्रश्न, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है समास से बनने वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि की चर्चा आज की इस क्लास में करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे साथ जुड़कर पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो यही एक क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप खुद यह जान जाएंगे कि हाँ किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है संधि, बी ऑप्शन कह रहा है समास, सी ऑप्शन कह रहा है उपसर्ग और डी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यय। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कौन सा उत्तर यहाँ पर होगा। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे। चलिए तो बात करें दो वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, तो हमारा उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हमारा संधि हो जाएगा, क्योंकि पहला टॉपिक ही हमारा है संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन को हम सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3, 4। चलिए बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जितने लोग हैं जुड़े लाइव देख रहे हो, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। चलिए तो बात करें संधि के प्रकार की, तो संधि के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होंगे, तो व्यंजन संधि होता है। ठीक है, व्यंजन संधि आप लोग नोट करिएगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। चलिए नोट करते हुए, विसर्ग संधि होगा और एक बताइए आप लोग क्या कौन सा होगा। चलिए व्यंजन, विसर्ग और एक संधि का नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम 2 बता रहे हैं, एक आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी। ए ऑप्शन कर रहा है गुण संधि, बी ऑप्शन कर रहा है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन कर रहा है व्यंजन संधि और डी ऑप्शन कर रहा है यण संधि। तो बता दीजिए सत्याग्रह में कौन सा संधि है। अगर बात करें सत्याग्रह का संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाएगा, आपसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सत्य धन आग्रह। ठीक है, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह हो जाएगा, मतलब सत्याग्रह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बात किया जाए क्या होगा उत्तर, तो जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं, बिल्कुल सही हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वार्थी में कौन सा संधि होगा। स्वार्थी एक शब्द दे दिया गया, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा संधि है। ए ऑप्शन कर रहा है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन कर रहा है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन कर रहा है गुण संधि और डी ऑप्शन हमारा है कि इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए स्वार्थी में कौन सा संधि है। ठीक है, तो अगर बात करें स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नोट कर लीजिए चलिए नोट करिए स्वधन अर्थी। ठीक, स्वधन अर्थी होगा, इसका मतलब स्वार्थी हो गया शब्द। ठीक है, संधि विच्छेद को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यकीन करिए अगर आप इस प्रकार की क्लासेस देखकर हमारे साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक, तो आपको हिंदी में 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार की हम क्लासेज आपको प्रोवाइड करने वाले ना, चाहे बात करें CDP की, चाहे हिंदी की, चाहे ABS की। इन 3 विषयों का टेंशन आपको नहीं लेना। हम आपको 3 विषयों में जानते होंगे कि 90 नंबर का होगा तीनों विषय, इसमें से तो 80+ दिला कर ही रहेंगे।
ठीक है। तो करना सिर्फ है कि आप डेली सुबह 10 बजे जुड़िए। हमने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को स्टार्ट किया है, अभी आप देख रहे होंगे बीच बीच में। अब हम आपको इस प्रकार की मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न पर आएंगे। क्या कह रहा है, स्वार्थी में कौन सा संधि है? तो स्वार्थी में जो होगा वह हो जाएगा दीर्घ संधि। हमने आपको संधि विच्छेद इसका बता दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है परोपकार में कौन सी संधि है? देखिए, एक टॉपिक से आपको 4 से 5 प्रश्न प्रोवाइड करें, ये पांचवा प्रश्न है हमारा। बताइए परोपकार में कौन सी संधि होगी? क्या दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या यण संधि होगी? चलिए क्या हुआ, चलिए परोपकार का भी हम आपको बता दे रहे हैं संधि विच्छेद, नोट कर लीजिए। पर धन उपकार, इसका संधि विच्छेद जो होगा ना, पर धन उपकार होता है, नोट कर लीजिए। 1 मिनट, चलिए पर धन उपकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, पर धन उपकार बराबर परोपकार होता है। और इसमें बात करें संधि कौन सी होगी, तो बिल्कुल सही हमारा जो उत्तर होगा इसमें हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि होगा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है एक नया चैप्टर कि जो कि समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच के द्वारा निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन कर रहा है संधि, बी ऑप्शन कर रहा है समास, सी ऑप्शन कर रहा है छंद और डी ऑप्शन कर रहा है प्रत्यय। बताइए। देखिए मैंने संधि का भाई पहले बता दिया था कि किसे हम संधि कहेंगे। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, हो सकता है यह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो एक एक छोटी छोटी पॉइंट को हम ध्यान में रख कर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती करना बहुत ही गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन को नोट करिएगा। दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होगा? ए ऑप्शन संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विग्रह होगा या विच्छेद होगा? चलिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जितने भी लोग समास विग्रह को टिक कर रहे हैं ना, इनका गलत हो जाएगा, क्योंकि समास का शाब्दिक अर्थ विग्रह नहीं होता। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, इतना याद करिएगा। विग्रह देखकर ऑप्शन में जल्दी से टिक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर देंगे। ठीक है, तो आराम से प्रश्न को पेपर में पढ़िएगा और आराम से सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। 1 मिनट का समय होता है यार, एक प्रश्न पर 1 मिनट मिलता है यूपी टेट में, तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, आराम से करिएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर समास का जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन संक्षेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल सही, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस में तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं तत्पुरुष समास से। ठीक है, तो ए ऑप्शन कर रहा है यथासंभव, बी ऑप्शन कर रहा है गौशाला और सी ऑप्शन कर रहा है धनहीन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले बता दीजिए यथासंभव। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है कौन सा उत्तर होगा हमारा तत्पुरुष समास का, सही ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा क्या होगा? गौशाला, बिल्कुल सही होगा गौशाला। अब इसका देखिए, इसका क्या होता है बताइए? विग्रह होता है, बिल्कुल सही विग्रह होता है। तो गौशाला का क्या होगा? गायों के लिए शाला। ठीक है, गायों के लिए शाला हो जाएगा। ठीक, शाला मतलब जानते हैं, वो जहाँ पर गाय झुंड में रहते हैं उसे हम गौशाला कहते हैं। ठीक है, इसका विग्रह भी याद करिएगा। अब बात करें यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यथासंभव में अव्ययी भाव समास होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर बात करें एक शब्द और दे दिया गया कि धनहीन, मतलब धन से हीन, इसका विग्रह जो होगा वह होगा धन से हीन। ठीक है, इसका विग्रह धन से हीन होगा। अगर बात करें इसमें समास कौन सा है, तो इसमें अपादान समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा।
चलिए अपादान तत्पुरुष आप लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ सही से। तो धन से हीन इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बात करें किसमें स्पेशली तत्पुरुष समास है सिर्फ, वो है गायों के लिए शाला अर्थात गौशाला। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अपादान, यहाँ पर अव्यय भाव। ठीक है, ए ऑप्शन यथासंभव में अव्यय भाव, और सी ऑप्शन में धन से हीन जो हमने विग्रह बताया धनहीन में, उसमें अपादान होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अव्ययी भाव समास होगा। ए ऑप्शन कर रहा है प्रतिकूल में, बी ऑप्शन कर रहा है प्रयोगशाला, सी ऑप्शन कर रहा है जलहीन में, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए अव्ययी भाव समास, अभी मैंने बताया था वहाँ पर ना, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा था, वहाँ पर यथासंभव था। अब यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया है कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कौन सा होगा अव्ययी भाव समास यहाँ पर। ठीक ठीक, बिल्कुल सही, एकदम सही आप दे रहे हैं उत्तर। चलिए तो बात करें अव्ययी भाव समास की, तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, पीछे वाले प्रश्न में आप लोग क्या कर रहे हैं। चलिए गौशाला ठीक तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन सही था वहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से दीजिए। तो बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा ना वह होगा प्रतिकूल। ठीक है, यहाँ पर प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास होगा। अगर बात करें प्रतिकूल का विच्छेद संध विग्रह क्या होगा, विग्रह होता है इसमें। ठीक है, प्रतिकूल मतलब इच्छा के विरुद्ध, नोट करिए इच्छा के विरुद्ध हो जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। चलिए विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल होता है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें प्रयोगशाला का विग्रह क्या होगा, तो प्रयोग के लिए शाला होता है, यह भी जान जाइए। और जलहीन की बात करें, देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला में कौन सा कारक होगा, अपना कारक नहीं समास होगा, क्या बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, प्रयोगशाला में तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष, बिल्कुल संप्रदान तत्पुरुष होता है, वही हो गया। इसमें इतना विख्यात मत करिए। जलहीन में, तो जलहीन में मैंने बताया कि अपादान होगा, जल से हीन मतलब अपादान समास। ठीक है, जल से हीन अपादान समास हो जाएगा इसमें। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह होगा प्रतिकूल, क्योंकि यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अब यहाँ से देखिए 5 प्रश्न हमने वहाँ पर कराया संधि से, 5 प्रश्न हमने समास को पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करें वर्णमाला से बनने वाले प्रश्न। अगर आप वर्णमाला को हल्के में ले रहे हैं ना, तो एक बार यूपी टेट का प्रीवियस ईयर देख लीजिए, वहाँ पर कई प्रश्न ऐसे ऐसे पूछ लिए गए हैं वर्णमाला से ना, कि अच्छे अच्छे को आता ही नहीं होगा। इसलिए चलिए हम वर्णमाला से भी आपको 5 प्रश्न प्रोवाइड कर देते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिएगा। बस इतना ही चाहते हैं हम आपसे डेली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैंने बताया ना कि हर टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले मैं उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो बता देता हूँ प्रश्न के माध्यम से। तो यहाँ पर भी बताया, संधि का बताया, समास का बताया, अब यहाँ पर हम वर्ण को बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन का रहा है शब्द, बी ऑप्शन का रहा है व्यंजन, सी ऑप्शन का रहा है स्वर, और डी ऑप्शन वर्ण। चलिए कमेंट करिए जल्दी से उत्तर क्या होगा हमारा। भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा वर्ण होगा, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे ये पूछा जा रहा है अब आपसे। तो ए ऑप्शन कह रहा है शब्द समूह को, बी ऑप्शन कह रहा है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन कह रहा है शब्द गणना को, और डी ऑप्शन वर्णों की व्यवस्थित समूह को। चलिए बता दीजिए उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है। चलिए बताइए जल्दी से, वर्णमाला किसे कहेंगे, आपसे कमेंट में पूछा जा रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे।
हमने अपने पिछले क्लासेज में आपसे कहा था कि आप वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर बार यूपी टेट में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बन गया है, एक प्रश्न आपके सामने है। तो बताइए कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियों से कौन सी आती हैं, आप बताइए। तो बताइए। ए ऑप्शन करा है क ख, बी ऑप्शन करा है या र, और सी ऑप्शन च और ज है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं तो जल्दी से बता दीजिए। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इतना बस श्लोक याद कर लिए तो मतलब यहाँ से कंठ के सारे वर्ण इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो कंठ का जो होगा हमारा क ख ग घ अंगा, इतना तो आता है ना आपको, यहाँ पर याद करिए। इस प्रकार के प्रश्न कई लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। जो लोग नए नए आए हैं, अभी यूपी टेट का पेपर पहली बार देने जा रहे हैं, शायद पहली बार कुछ लोग तो ऐसे होंगे, सुन रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, पहली बार दे रहे हो चाहे कई बार दे चुके हैं, अभी तक पास ना हुए हो तो डरिए मत। हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़िए, यूट्यूब पर लाइव डेली सुबह 10 बजे चलेंगी, आपको वहाँ से पास होने की गारंटी ली जाती है। बस सहयोग आपका चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक मतलब नासिका से बोलने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं तो जल्दी से बता दीजिए। सा है, इया है, ग है, च है। चलिए ए बी सी डी में उत्तर आप दीजिए जल्दी से। चलिए कौन कौन से उत्तर होंगे यहाँ पर नासिक के कमेंट करिए एक बार। तो नासिक का उत्तर कौन सा होगा बताइए बताइए जल्दी से। इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, और क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि नासिका से बोले जाने वाले वर्णों के जो समूह होते हैं उसके अंतिम अक्षर जो होते हैं वो नासिका से बोले जाते हैं, मतलब नाक से बोले जाते हैं। जैसे अंगा हो गया और इया हो गया, और इसी प्रकार से जो अंतिम वर्ण आते हैं ना वर्णों के समूह में, वही जो होता है वो नासिका से बोले जाते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा हो गया, अंगा जो लास्ट में पड़ा वही हो जाएगा। ठीक है, तो वही नासिका से बोला जाता है। इसका ट्रिक यही है, आप जानते रहिए। ठीक, चलिए बी ऑप्शन को यहाँ पर सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब बताइए घोष वर्ण कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है ख, बी ऑप्शन कह रहा है च, और सी ऑप्शन म, और डी ऑप्शन हमारा ठ। चलिए बताइए घोष वर्ण इनमें से कौन से हैं। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा म हो जाएगा घोष वर्ण। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में देखिए, अब यहाँ से 5 प्रश्न वहाँ से पढ़ लिए। देखिए हम इस प्रकार से आपको क्लास कराना चाह रहे हैं कि एक दिन हम आपको हिंदी क्लास कराएं तो आपको 3-4 टॉपिक कम से कम क्लियर हो जाएं। तो इस प्रकार से हम आपको डेली कराएंगे। एक टॉपिक को हम लगभग समझ लीजिए एक चैप्टर से, मान लीजिए समाज से हम आपको 200-300 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे परीक्षा तक यार। हर टॉपिक से आपको 300-400 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो हिंदी के लिए तो बेफिक्र रहिए, और जो सीडीपी है अभी हम आपको जब सीडीपी का डेमो दिखाएंगे ना तो आप वहाँ पर भी चौंकने वाले हैं। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रत्यय और उपसर्ग से बनने वाले प्रश्नों को। ठीक, तो क्या कह रहा है हमारा प्रश्न में, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ये ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न गलती हो जाते हैं। ठीक, ए ऑप्शन कह रहा है शब्द के प्रारंभ में, बी ऑप्शन कह रहा है शब्द के मध्य में, सी ऑप्शन कह रहा है शब्द के अंत में, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो बात करें उपसर्ग का प्रयोग जो होगा वह होगा शब्द के प्रारंभ में। यहाँ पर हमारा उपसर्ग जो होता है शब्द के स्टार्टिंग में यूज होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर बात करें शब्द के अंत में क्या लगता है तो वो होता है प्रत्यय। ठीक है, शब्द के अंत में जो लगेगा उसे हम प्रत्यय कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शब्द के स्टार्टिंग में जो होगा वह उपसर्ग होगा और शब्द के अंतिम में जो लगेगा वह होगा प्रत्यय।
यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए आप लोग ये ऑप्शन को नोट करिएगा। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है समास, बी ऑप्शन कह रहा है अव्यय, सी ऑप्शन कह रहा है उपसर्ग, डी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यय। चलिए जल्दी से बताइए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, अभी मैंने बताया, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न का पैटर्न बदल के आपके सामने रखा गया है। मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग के में जो लगेगा शब्द के वो होता है उपसर्ग, और शब्द के लास्ट में जो लगेगा वो होता है प्रत्यय, और यही पूछा जा रहा है अंत में जोड़ा जाता है तो उससे हम कहेंगे प्रत्यय। ठीक, समझ गए ना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब प्रख्यात एक शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग लगाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है प्र, बी ऑप्शन कर रहा है प्रति, सी ऑप्शन कर रहा है त, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रति मार रहे हैं इनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रख्यात में प्र उपसर्ग है। प्राधन आख्यात होगा, इसका संधि विच्छेद मतलब संधि विच्छेद करेंगे तब बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय यूज होता है। ए ऑप्शन का रहा है इक, बी ऑप्शन का रहा है नी, सी ऑप्शन का रहा है त, इत मतलब इत, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इक, नी, इत। बताइए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा है। चलिए इत। निर्वासित में आपको प्रत्यय बताना, जल्दी से बताइए निर्वासित। चलिए बताइए, बिल्कुल सही। जो लोग भी हमारा उत्तर दे रहे हैं, क्या जो भी उत्तर दे रहे हैं इत को, वही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर नोट करिएगा, निर्वासित में इत प्रत्यय लगा है। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए ऑप्शन कह रहा है क, बी ऑप्शन कह रहा है इक, सी ऑप्शन कह रहा है आक, और डी ऑप्शन कह रहा है अक। तो बताइए, अभी मैंने बताया कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है और प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह शब्द के अंतिम में होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा जो उत्तर आ जाएगा हमारा अक। लेख धन अक हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अक का प्रत्यय का प्रयोग करके लेखक बनता है। आप पढ़ रहे होंगे लेखक, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप पढ़ते हुए शब्द को भी अनुमान लगाकर मार सकते थे, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा प्रत्यय किस में नहीं है ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है दिखावा, बी ऑप्शन कह रहा है चढ़ावा, सी ऑप्शन कह रहा है लावा, और डी ऑप्शन कह रहा है बुलावा। चलिए जल्दी से बता दीजिए आवा प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा, दिखावा आवा पड़ा ना, चढ़ावा आवा पड़ गया, और बुलावा यहाँ पर भी आवा लग गया। इसका मतलब हमारा जो शब्द लावा पड़ा ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आवा प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले देखिए हम इस प्रकार से अब आपको डेली हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। इस प्रकार की मतलब जब भी हिंदी की क्लासेज होंगी इसी प्रकार से कराने वाले हैं। हम आपको हर टॉपिक डेली कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे आज की क्लास में हमने 5 टॉपिक को पढ़ लिया। 5 टॉपिक को डेली अगर हम कुछ दिन रिपीट कर देंगे तो आपको शायद वह टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कितने प्रश्न और कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा टॉपिक को उठाएँगे, मतलब हर दिन एक नए टॉपिक को लेकर आएँगे आपके सामने। तो हमारा यही रणनीति है कि एक ही दिन में आपको 5 से 6 टॉपिक की क्लास कराई जाए। बाकी आपका क्या विचार है, आप अगर चाहते हो कि टॉपिक वाइज़ आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाए तो वह भी कराई जाएगी। फिलहाल अभी कुछ दिन ऐसे पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप अनुमान भी लगाएँगे तो हो सकता है गलती हो जाए।
ठीक है? तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी यह बताइएगा ज़रूर। आज हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस क्लास पर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार से आपको तैयारी कराना चाह रहे हैं। बाकी आपको कैसी लगी क्लास अगर आप बता देंगे तो इससे यह अनुमान तो लग जाएगा, हाँ, इस प्रकार से आपको क्लास करानी है हमें। ठीक है? तो चलिए अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच में विज़िट कर लीजिए फ्री में। ठीक है? और यूपी टेट की परीक्षा के दिन तक आप क्लासेज करते रहिए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। नहीं, अभी प्रीवियस ईयर चलती रहेगी, बीच-बीच में आती रहेगी, जब तक 2011 समाप्त ना हो जाए तब तक चलती रहेगी, ठीक है? तो 2011 से स्टार्ट हुआ था टेट का पेपर ना, वहाँ तक हम कराएँगे, टेंशन मत लीजिए। बीच-बीच में इस क्लास को भी देखते रहिए और जैसे ही यूपी टेट की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला समाप्त होगी, तुरंत हम आपके लिए और क्लासेज लगा देंगे। ठीक? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।